अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीतकर सबको, विपक्ष को स्तब्ध कर दिया है। तमिलनाडु में क्रांति हो गई है, असम में बीजेपी लौट आई है, तो केरल में राहुल गांधी की आंधी और पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। तो इस बार के 5 राज्यों के चुनाव का जनादेश का संदेश क्या है, आज की डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाइयों, पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता जब ये दावा करते हैं कि वो जनता की नब्ज को समझते हैं, जनता की पॉलिसीज़ को समझते हैं, तो दरअसल जनता को समझ नहीं रहे होते हैं। और जो नेता आसमान पे होते हैं, जनता उनको ज़मीन पर लाने में वक्त भी नहीं लेती है। इस बार के चुनाव का संदेश बहुत साफ है। जो जनादेश आया उसने बड़ी स्पष्टता के साथ कुछ चीज़ें बहुत साफ कर दी हैं। शुरुआत करूंगा मैं पश्चिम बंगाल से। 15 साल की सबसे ताकतवर हुकूमत तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जैसी ताकतवर लीडर के सामने भारतीय जनता पार्टी का बंगाल का किला फतह करना, यह भारत की राजनीति की एक अभूतपूर्व घटना है। यह भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की भी सबसे बड़ी जीत में से एक माना जाएगा। जिस बंगाल में कभी उनकी एंट्री नहीं थी, उनके एमपी एमएलएज नहीं हुआ करते थे, होते भी थे तो इकाई में होते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने भारत की सबसे ताकतवर राज्य सरकारों में से एक ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराकर उनके किले पर कब्जा कर लिया। बहनों भाइयों, अगर आपको याद हो, बहुत से लोगों को याद होगा, स्मरण होगा कि एक वक्त में पश्चिम बंगाल में 25 सालों तक वामपंथी सरकारों का राज रहा है। उनके अत्याचार, उनके अनाचारों के खिलाफ, उनकी जुल्म और जातियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने जैसा भीषण संघर्ष किया था और जिस हिंसा को झेलते हुए उन्होंने बंगाल को लेफ्ट मुक्त किया था, वो एक अभूतपूर्व घटना थी। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है। आज लगभग उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े प्रयासों के बाद बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल की फतह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकत का केंद्र है और बंगाल की जीत इस मायने में अभूतपूर्व और बड़ी मानी जाएगी क्योंकि बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में भी बहुत बड़ी परेशानी का और हार का कारण बना था। अब इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत का लगातार इजाफा हुआ है। दिल्ली से शुरू करेंगे तो बंगाल तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मिलेगी। बीजेपी का सूरज उधर से उगता है, गुजरात की तरफ अस्त होता है। भारत में बीजेपी की ताकत और उनकी सत्ता का सूर्य उन्हीं के साथ उगता है और उन्हीं के साथ अस्त होता है। यह राजनीतिक ताकत बीजेपी ने खुद में इकट्ठा की है। बंगाल में अभी काउंटिंग चल रही है, हो सकता है ममता बनर्जी खुद की अपनी सीट भी हार जाएं और 204 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में क्रांति कर दी है। लेकिन तमिलनाडु में क्या हुआ? बहनों भाइयों, तमिलनाडु में एक खामोश क्रांति तमिलियन कम्युनिटी ने की है और यह अपने आप में आश्चर्यजनक है कि अभी बस चंद महीनों की पहले की बनी पार्टी, जिसको सिंबल भी अभी चंद महीने पहले मिला हो, उसको इतना अभूतपूर्व जनादेश मिलेगा, यह भारत में किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक फिल्म स्टार, उसको इतना अभूतपूर्व जनादेश तमिलियन कम्युनिटी ने दिया कि आज पूरी देश दुनिया हैरान है। जो राजनीति का काखा काखा सीखने आए थे, अब वो राजनीति के मास्टर बन गए हैं, थेलापति द मास्टर। बहनों भाइयों, विजय की जीत भारत के राजनीति में एक नई तरह की शुरुआत की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। विजय का जो तूफान तमिलनाडु की राजनीति में आया है, उसने द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को खत्म कर दिया। आज इस पर मीडिया में चर्चा नहीं हो पाई, अध्ययन नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1967 से लेकर अब तक 2026 तक तमिलनाडु में या तो डीएमके की हुकूमत रही है और या उनके धुर विरोधी अन्ना द्रमुक की। डीएमके अन्ना द्रमुक, डीएमके अन्ना द्रमुक, इनकी हुकूमत के साए के तले
तमिलनाडु रहा है। कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद 1967 से 2026 तक सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों के बीच सत्ता रही है। 2026 में द्रविडियन पॉलिटिक्स को तमिलनाडु की मेजॉरिटी पब्लिक ने रिफ्यूज कर दिया है। अब डीएमके और एडीआईएमके को पहली बार घर बैठना पड़ा है और सत्ता एक ऐसे व्यक्ति को दी गई है जो फिल्मों का सुपरस्टार है। जो काम रजनीकांत नहीं कर पाए, अपनी फिल्मों में वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में आए तो मुंह के बल गिरे। मेगा सुपरस्टार रजनीकांत जो काम तमिलनाडु में नहीं कर पाए, विजय ने कर दिखाया। बहनों भाइयों, ये जनादेश एक खामोश तमिलियन क्रांति का प्रतीक है। मैं इसको मई क्रांति की संज्ञा दूंगा। यह जीत कोई साधारण जीत नहीं है, यह एक असाधारण विजय है और भारत की राजनीति में ऐसे उदाहरण भी आपको नहीं मिलेंगे। तो विजय ने जो जीत हासिल की है वो तमिलनाडु की करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और अब राजनीति इसी तरह चलेगी। बहनों भाइयों, 3 मुख्यमंत्रियों को जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, केरल पिनराई विजयन और तमिलनाडु स्टालिन। इसमें तीनों मुख्यमंत्री हार गए, अपनी सीटें भी हार रहे हैं ये लोग। यह जनादेश इस बात का प्रतीक है कि भारत की जनता की आकांक्षाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चलेगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच, चुनाव आयोग के कामकाज की शैली के बीच, केंद्रीय जांच एजेंसियों की संलिप्तता के बीच जब यह चुनाव हुआ तो विवाद भी हुए, लेकिन जनादेश स्पष्ट। असम लगातार बैक टू बैक तीसरी बार बीजेपी की सरकार। ये नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की ताकत का प्रतीक है कि बीजेपी मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो केरल में क्या हुआ? बहनों भाइयों, केरल में राहुल गांधी की आंधी है। कहीं और कांग्रेस दिखती हो ना दिखती हो, केरल में जो कांग्रेस की ताकत है वो अभूतपूर्व है। वामपंथ का अंतिम किला केरल में ढह गया। वामपंथ भारत की राजनीति में अप्रासंगिक होने के दौर की तरफ बढ़ चुका है। इस देश की सत्ता से वामपंथ की आज आधिकारिक विदाई हो गई। केरल ने वामपंथ का शोक गीत लिख दिया है और वामपंथ इस देश में राजनीतिक खात्मे की तरफ बढ़ चुका है। और पुडुचेरी में एनडीए कमाल कर रहा है, वहां वापस ही सत्ता में हो रही है। तो ये संदेश जो है बहुत साफ है। जनता परिवर्तन और बदलाव या फिर परफॉर्मेंस चाहती है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे तब मैंने इसी जगह से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। BJP launched a Dhanavik party. Extra more than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. It's a immoral victory, not moral victory. And Prime Minister and Home Minister, it is totally illegal. And we will ask for counter mandate. तो अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारतीय जनता पार्टी की अब निर्बाध हुकूमत का दौर आ गया है। तो आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राम प्रकाश पांडे तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं, साउथ की राजनीति के जाने माने एक्सपर्ट हैं। और अंशु अवस्थी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आपकी पार्टी को ये ज़बरदस्त जीत मुबारक हो। कैसे कर पाए ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे पास 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारे पास
आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी जैसे तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं जिनके नेतृत्व में पार्टी लगातार भगवा फहराती जा रही है। और मुझे लगता है सबकी मेहनत का नतीजा है। और पश्चिम बंगाल की जनता का भी भूर भूर हम लोगों को आशीर्वाद और विश्वास मिला है कि उन्होंने उस 15 साल के कुशासन से, माफियावाद से, वकटमनी से और बंगाल को जो भय पैदा होने लगा था उससे छुटकारा दिलाया है। और इस जनता के आशीर्वाद से आज वहाँ कमल खिला है। और कहावत है कि अंग बंग कलिंग सब जगह कमल ही कमल है। तो इस तरह की राजनीति, लेकिन तमिलनाडु में आपका परफॉर्मेंस इतना पुअर क्यों रहा? केरल में आपके साथ क्या हुआ? असम में आप कैसे लौटे? देखिए, मुझे लगता है कि धीरे धीरे यही बंगाल था। पिछले 5 चुनाव में 0-0 होते, फिर 3 आए, 77 आए, आज पूर्ण बहुमत है। और 1952 में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी बंगाल में, लेकिन वो खत्म होती आई। पर 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि फिर अगले चुनाव से पहले आपके साथ बैठेंगे और फिर बात करेंगे और दावा करेंगे कि अगली बार तमिलनाडु, केरल में भी भगवा फहराया जाएगा। सर, आप तो कहीं भी फहरा सकते हो, आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है। अच्छा है कि आप सिर्फ भारत में चुनाव लड़ते हैं सर। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जनता का विश्वास है, जनता का आशीर्वाद है। एक डबल इंजन की सरकार है जो बंगाल को बदलना चाहती, सुधारना चाहती, बढ़ाना चाहती, और वहां की जनता का आशीर्वाद और विश्वास जरूर मिला है। और ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, इसको आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर मतदाता तक पहुंचकर अपनी बात कह सका है, जिसकी वजह से हमें ये आशीर्वाद मिला है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं राम प्रकाश पांडे को आमंत्रित करता हूं। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पांडे जी का कनेक्शन हमारे साथ कट गया, हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अंशु अवस्थी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, केरल को अगर छोड़ दें तो आपकी पार्टी का वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है, क्यों? कांग्रेस का पतन लगातार क्यों हो रहा है? गौरव गोगोई तो अपनी सीट तक हार गए। देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर से जो चुनाव परिणाम आए हैं वो हमारे लिए केरल को छोड़कर निराशाजनक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और तमाम जो हमारी जो रणनीति थी, जो तमाम प्रचार था, या जो जनता को लेकर जो हमारे मुद्दे थे, शायद उन मुद्दों पर हम उनको भरोसा नहीं दिला पाए। उसके साथ साथ जो एलाइज स्टेट थे जहाँ पर क्षेत्रीय दल लड़ रहे थे, तो उन जगहों पर भी जनता ने उनको नकार के ये साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। असम में जरूर हम लूज किए, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आप कहाँ बीजेपी को हरा सकते हो, मुझे बता सकते हो? हर जगह हराएंगे, हर जगह हराएंगे। कहाँ हरा सकते हो? देखिए, जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पास जो विजन है उसको लेकर अब जो उनकी वो समझाने में असफल रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक जब 2024 में बना। अच्छा, चलो सिलसिलेवार शुरू करते हैं। असम की हार कौन जिम्मेदार? गौरव गोगोई को आपने पूरा मैंडेट दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, मिलकर चुनाव लड़ाया, अपनी सीट तक बंदा हार गया। आसाम का जो चुनाव है उसका परिणाम आया है, उसको लेकर पार्टी अभी इसको लेकर समीक्षा करेगी, हमसे कहां पर चूक हुई है। बनते हैं बहुत बड़े नेता और अपनी विधानसभा की सीट हारे बैठे। उसको लेकर जो कमियां हैं निश्चित तौर से उसको उस पर समीक्षा होगी। क्या कारण रहे, आखिर इतनी ज़्यादा क्यों कम्युनिकेशन गैप्स हुए, या हम कैंपेन में किस तरीके से लोगों को डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन को बनाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हो क्या रहा था, लोकसभा चुनाव में तो सब हमारे साथ थे, हमने कोई शर्त नहीं रखी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आता है तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने आप को ऑटोनॉमस बन के लड़ना चाहती। ये समाजवादी पार्टी को चेतावनी दे रहे हो? नहीं, ये वो पार्टी जो अपने खुद सब चुनाव हार रही है, वो रीजनल पार्टियों को गुर्रा रही है। नहीं, देखिए, सवाल हार जीत का ब्रजेश नहीं, सवाल एकता का है। जनता चाहती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सामने एक साथ खड़े हो। हम सीटों का झगड़ा अगर करेंगे, हम अगर अपनी इंटरनल इश्यूज का अलायंस को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उनका अगर झगड़ा करेंगे, ये बात सिर्फ बंगाल पे लागू होती है ना? नहीं, बंगाल, तमिलनाडु क्यों हार गए? तमिलनाडु वहां तो डीएमके के साथ लड़े थे आप। देखिए, तमिलनाडु बदलाव करना चाहता आप असम क्यों हार गए जहां आपका सीधा तमिलनाडु की जो जनता थी वो बदलाव करना चाहती थी।
कांग्रेस पार्टी Thank you, में sir. भी ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं अनुराग वर्मा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं अनुराग जी। जब जिस दिन एग्जिट पोल आया था हम लोग चर्चा कर रहे थे और के राम मोहन राव प्रजा पोल वाले हमारे साथ मौजूद थे, तो विपक्षी दलों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था कि इनका सर्वे में दम नहीं है। आप पर भी बड़े लांछन लगाए जा रहे थे। लेकिन देखिए, अंत में बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई, वो भी लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत राज्यों में जीती होगी, पर सर बंगाल उनका जीतना मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। ये कैसे कर पाई बीजेपी आरोपों के बीच? ब्रिजेश जी, जब एग्जिट पोल आया था और जिसमें दोनों स्पेशली दूसरे जो दौर का मतदान था, उसके बाद मैं जहां भी टीवी पे मुझे बुलाया गया, मेरा एक बात कहना था कि इस बार जनता किसी एक की झोली भरेगी। ये बात तय है, चाहे इधर हो या उधर हो। ऐसा नहीं होगा कि वो 140-160 वाला समीकरण नहीं बनने वाला है। लेकिन अब चूंकि वो हम लोग 400 पार वाला जो है वो थोड़ा सा एक दर्द लिए बैठे हैं, तो बोलने में थोड़ा सा डर भी लगता रहता है। तो अभी ये स्थिति थी जिस तरह से, देखिए, जो सीटें ज़्यादा कम ऊपर नीचे सब कुछ होती हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जिस तरह से इस पूरे चुनाव में टीएमसी और बीजेपी जिस तरह से एनर्जी झोंके हुए थे, जिस तरह से पूरी शक्ति के साथ लड़ रही थी, ऐसे चुनाव कम देखने को मिलते हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ममता बनर्जी की में जो जुझारू प्रवृत्ति है वो शायद भारत में किसी नेता, स्पेशली महिला नेता में तो मिलना मुश्किल है जी। इस चुनाव के बाद एक चीज और स्पष्ट हुई है, वो भारतीय राजनीति में स्पेशली क्षेत्रीय दलों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज के बाद से, वेस्ट बंगाल के नतीजे आने के बाद से, मुस्लिम मतदाता आपको सत्ता की चाबी नहीं दिला सकता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। यह आखिरी प्रयोग जो वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसने यह मैसेज दिया है कि अब कोई भी क्षेत्रीय दल इस फेर में ना रहे कि मुस्लिम मतदाता एक साथ झुंड में आएगा और उनको जिता देगा। ये स्पेशली 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, जिसमें ये समाजवादी पार्टी को अभी से समझ लेने की आवश्यकता है कि मुस्लिम मतदाता के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके कि उनका जो एक साथ वोट होगा वो उनको सत्ता दिला देगा, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का एक तरह से अंत होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो जो काउंटर पोलराइजेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया है। भाई आप ये सोचिए कि मैंने क्या देखा सर, असेसमेंट किया कि जो मुस्लिम बहुल जिले हैं उन जिलों में, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। अब दो कारण हो सकते हैं, या तो हिंदू पोलराइज्ड हो गया या मुसलमानों का भी एक हिस्से का वोट बीजेपी को गया। अब जो भी वजह हो इसकी, बिल्कुल। अच्छा, और उसमें जहां पे हुमायूं कबीर जीते हैं, वहां पे जो रनर अप हैं वो सेकंड पोजीशन पे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं। तो इसका मतलब एक चीज ये है कि मुसलमानों ने अब या तो टीएमसी के बियॉन्ड सोचना शुरू कर दिया, या उनको ये लग गया कि अब बीजेपी को एकदम दरकिनार करके नहीं चला जा सकता। या फिर अब ये आकलन हम लोग को करना पड़ेगा कि या तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, कि जो महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम आई, वो चाहे हिंदू या मुसलमान हो, उसका लाभ तो सबको मिलना है। तो ये भी हो सकता है। अच्छा, एक फैक्ट आपको और बताऊं बंगाल का सर, बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं वो कोई 1000-2000 के मार्जिन से नहीं, अधिकांश सीटें, तकरीबन 65% सीटें बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीती हैं। तो अब यह भी नहीं कहा जा सकता कि 5000, 1000 या 2000 के अंतर से जीत ली। अधिकांश सीटें बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीती हैं। अच्छा, पिछले चुनाव में इसी के विपरीत 57 सीटें जो टीएमसी ने जीती थी, उसमें मार्जिन 8000 से कम था। कुछ पे मार्जिन 2000 के आसपास भी था। तो इस बार उससे विपरीत सिचुएशन रही है। एकदम ममता बनर्जी को जनता ने नकार दिया। वो उसका रीजन क्या है वो जनता मतलब, एक तो जो चुनाव, अच्छा, ये आरोप लग रहे थे कि फाउल प्ले हुआ है, चुनाव आयोग, ईडी, सीआरपीएफ, पैसा, जबरदस्ती, इन सब आरोपों के बीच अब अभी आरोप लगाया ममता बनर्जी ने कि 100 सीटें लूट ली गई।
अब ब्रजेश जी, एक पुरानी कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब आप और क्या कर सकते हैं इसमें इसमें मैं तो पिछले 10 साल से यही देख रहा हूं कि विपक्ष हारने के बाद या जो भी दल हारता है वो हारने का ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ता है, या ईवीएम, अब ईवीएम के बियॉन्ड एसआईआर आ गया, अब ज्ञानेश कुमार आ गए। देखिए, हमें कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसीज पे विश्वास सर तो करना किसी के पड़ेगा। हाथ आप ये नहीं लॉटरी कह सकते आई हो कि ना हो, सरकारी मशीनरी को कांग्रेस के एकदम हाथ नकार केरल नहीं लग सकते। गया सर, कांग्रेस इसी में खुश है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कृपया बने रहिए। राम प्रकाश पांडे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। पांडे जी, उस दिन तो आप बढ़ चढ़ कर दावा कर रहे थे, आज तो इतनी भी सीटें नहीं मिली कि आप मुंह छुपा पाएं। नहीं, मुंह छुपाने की बात तो ऐसी नहीं है कि ऐसी, हाँ जो भी है, हमें खुद ही आश्चर्य हो रहा है कि भाई जीत तो बहुत बड़ी जीत है, और खुद भाजपा के जो इर्द गिर्द के कार्यकर्ता है वो भी नहीं मान रहे कि इतनी बड़ी जीत है। तो ये ठीक है, कैसे हो मंथन गया? करेंगे, समीक्षा करेंगे। किस तरह से जनता हुई ने है। आपकी पार्टी को क्यों नकार दिया? और- क्योंकि दोनों के बीच का जो अंतर है तकरीबन 7-8% वोट का है, आपके घटे हैं और बीजेपी के बढ़े हैं। देखिए, अब हमने जो देखा, हम तो ग्राउंड फील्ड में देखा, एसआर के चलते जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी इन्होंने बोला है, तो वो परसेंटेज अगर उसी के तौर हमारे घटे हैं तो मान लेने पड़ेगा। आज तो जब मैंडेट आया तो उसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। और कुछ काउंटिंग प्रक्रिया में भी हम देख रहे थे डिले जिस तरह से हो रहा था। अरे मैं कहता हूं चलो थोड़ी सी 10-20 बात है, सीटों पे गड़बड़ी चलिए, क्या चलिए। की बात आपको मैं जस्टिफाई कर देता हूं, पर सर एक तरफ 85-84 सीट है, दूसरी तरफ 204, मतलब अब इसके बाद भी स्वीकारना नहीं है क्या? नहीं, हमने तो बोला कि जब भाई जो आया है जनादेश उसको स्वीकारना तो पड़ेगा ही, उसको रोका जा नहीं सकता है। तो इसके लिए कौन ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है? आप हाँ, क्यों हम ऐसे समीक्षा हार करेंगे गए? भाई। देखिए, उसके लिए सीधा बोलेंगे तो कर्मी रिस्पॉन्सिबल है, कार्यकर्ता रिस्पॉन्सिबल। जी, बहुत शुक्रिया सांगठनिक पांडे हिसाब जी, से बोलेंगे। कृपया जेल मेरे की साथ बारीकी बने को रहिएगा। पकड़ने मैं का- डॉक्टर इंदुकान दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और साउथ की पॉलिटिक्स को काफ़ी करीब से देखते हैं। विजय के बारे में जो मैंडेट आया उस दिन जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं बार बार कह रहा था, लोग भी हमारे साथ जो थे एक्सपर्ट कह रहे थे विजय चौंकाएंगे। उन्होंने चौंकाया ही नहीं, 440 वोल्ट का झटका दिया, द्रविडियन पॉलिटिक्स को ख़त्म किया, डीएमके आईडीएमके को घर बिठा दिया। स्टालिन अपना चुनाव हार गए, जो पूरे तमिलियन कम्युनिटी की लड़ाई का दावा कर रहे थे, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाए। और दूसरा, ये केरल में कांग्रेस की आंधी कैसे आ गई? दीक्षित जी। जी नमस्कार ब्रजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कमेंट पश्चिम बंगाल के चुनाव पे करना चाहूंगा। जी, आपके पैनल में बैठे टीएमसी के लीडर अभी भी जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपके क्रॉस क्वेश्चंस पे भी उनका जो जवाब आ रहा है, ये वही बात हुई जो अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्ट्रिच एटीट्यूड। सच्चाई आपके सामने है, लेकिन आप उसको स्वीकार न तो करना चाहते न करने की स्थिति इसको में हिंदी है। में कहते हैं शुतुर मुर्गी सोच। करेक्ट करेक्ट। अब हालात ये है कि आपके सामने सब चीजें हैं, उसके बाद भी आप काउंटिंग पे एलिगेशन लगा करके स्वयं मुख्यमंत्री, और आज वो नजारा सामने था जो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कमेंट किया, ठीक मतदान के एक दिन पहले, पहले राउंड के 22 तारीख को जब हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिस तरह से ईडी सीबीआई की जांच को रोकने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पहुंच जाती हैं उनके कार्य में दखल देने के लिए, देश के संविधान निर्माताओं ने शायद ऐसी परिकल्पना भी नहीं की होगी। तो किस लिहाज से इसको सेंट्रल स्टेट का मामला माना जाए? सर मैं आपकी आज बात से सहमत हूं, पर देश के उसी संविधान रूप में जब लिखा दिखाई जा दी रहा था ममता तो जी। ये भी नहीं सोचा कि ईडी गिरफ्तार करेगी और चुनाव के पहले जमानत भी दिलवा देगी जब सेटिंग हो जाएगी। तो आपने बहुत खूब कहा। और अब आते हैं दक्षिण भारत में। देखिए, जहां का आपने सवाल किया, जिस तरह की तमिलनाडु की राजनीति की स्टालिन ने और उनके बेटे ने सनातन के विरोध की बात की, उसको डेंगू बताया, मलेरिया बताया, और इसको खूब भरपूर तरीके से भाजपा के लोगों ने भुनाया भी, और जनता के मन में ये इस चीज को लाया हर तरह से, हर प्रकार से,
कि किस तरह से ये लोग भारतीय समाज को, हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को बांटना चाहते हैं। इसका कहीं ना कहीं कसक वहां के एक बड़े वर्ग में था और उन्होंने इसका बदला चुकता किया है। एक वो विकल्प देख रहे थे जिस विकल्प में इस तरह की बातें सिर्फ हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को गर्हित करने की ना हो। और आपने सही कहा कि जिस तरह की राजनीति वहां पर एआईडीएमके और डीएमके देश की आजादी के बाद से लगातार कर रहे थे, उसके एक तरह से समापन की शुरुआत है। अब देखने की बात है, देखिए अच्छा, विजय को ऐसा अभूतपूर्व मैंडेट क्यों मिला? मैं हैरान हूं। इसके पहले रजनीकांत आए थे, बड़ी ताकत के साथ आए थे, बड़े गाजे बाजे के साथ आए थे, पर तमिलियन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि विजय को स्वीकार लिया, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं? हमें, मेरा मानना है ब्रजेश जी, देखिए दो चीजें हैं। कई बार वक्त अनुकूल होता है जब चीजें क्लिक करती हैं। विजय ऐसे समय में माहौल में आए, राजनीति में आए, जिस समय लोगों को एक अच्छे विकल्प की तलाश थी जो इस तरह की बातें न कर रहा। शायद रजनीकांत भी इस समय आते तो इस माहौल में देखिए विजय को दो तरह के वोट मिले हैं। एक वोट जो विजय को चाहता है, हीरो के तौर पे सम्मान करता है, और एक बड़ी संख्या में बड़ा परसेंटेज वोट, मेरा मानना है कम से कम 60% मतदाता ऐसे हैं विजय की जीत में जो स्टालिन को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे, करना चाहते थे, और एआईडीएमके को वापस सत्ता में लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह की राजनीति से वहां के लोग ऊब गए थे। मतलब ये द्रविडियन पॉलिटिक्स से को तमिलियन ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट। और इसी राइट टाइम पर, राइट मोमेंट पर विजय की एंट्री हुई। शायद इसी मोमेंट पर अगर रजनीकांत की एंट्री होती तो और लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती थी और उनको कांग्रेस जैसे लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए क्या आज थलाइवा तो मन महसूस कर बैठे होंगे, काश कि मैंने वो जोखिम और साहस दिखाया होता। मैं तो विजय के साहस और जोखिम की सराहना करूंगा। भारत में किस नेता की रैली में भगदड़ नहीं हुई? हमेशा होती, पर किसी ने सीबीआई इंक्वायरी उत्पीड़न झेला है? अकेले उस बंदे ने झेला। अपनी पार्टी बनाई, ताकतवर लोगों से लड़ा, द्रविडियन पार्टी से लड़ा, दिल्ली से लड़ा, बीजेपी से लड़ा, सीबीआई से लड़ा, नाउ ही चीफ मिनिस्टर। इसको कहते हैं सर संघर्ष। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखिए केरला में पिछली बार ही चीजें पलटने की बात थी, क्योंकि वहां की एक राजनीति रही है कि एक बार कांग्रेस लेड यूडीएफ और दूसरी बार एलडीएफ। और जिस तरह की लेफ्ट की राजनीति ने बड़ा अच्छा शुरुआत में ही कहा कि इस देश की राजनीति से वाम पंथ का नामो निशान लगभग मिटने के कगार पे है। पहले पश्चिम बंगाल, शब्द है कि मर्सिया और अब केरला, मर्सिया पढ़ना, और अब केरला। तो उसी तरह हिंदी में शोक गीत पढ़ना। तो केरल ने वाम पंथ का शोक गीत पढ़ दिया है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और आप देखिए कि लेकिन दुख की बात क्या है कि वहां पे कांग्रेस के नेतृत्व में जो फ्रंट चुन के आया है, मैं अनुराग जी की एक बात से मतांतर रखता हूं कि वहां पे कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर करके चुनाव मैदान में थी, और हमास के समर्थन में वहां पे 5 लाख लोगों की रैली आप भूल नहीं सकते हैं। और ये फैक्टर्स हैं जिसने तमाम तरह के जो जनकल्याणकारी कार्य भी थे पिनाराई विजयन के, उनके ऊपर डोमिनेट किया, और मुस्लिम क्रिश्चियन यूनिटी ने वहां पे कांग्रेस को सत्ता दी है। और ये अच्छा, मुझे अचरज इस बात का है, भी बची है। दुनिया में शायद इकलौते ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर रहे होंगे पिनराई विजयन कि परिणाम आने के एक दिन पहले उन्होंने हार स्वीकार कर ली और अपने ट्विटर के बायोडाटा में चीफ मिनिस्टर शब्द हटा लिया। मतलब इतना जी, ऐसी पारदर्शिता, ऐसी लीडरशिप भी इस देश में है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं इस बात के लिए। बिल्कुल, और अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। देखिए, उनको पिछले चुनाव में आज से 5 वर्ष पहले भी इस बात की आशंका थी, लेकिन उनको भी शायद नहीं पता था कि कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कमजोर है कि उनके थाल में सजा करके दे जाएगी केरल की विक्ट्री। पिनाराई विजयन जी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। आज से 5 साल पहले ही उन्होंने सत्ता से बाहर जाकर विपक्ष की भूमिका निभाने की तैयारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी गलतियों से और अपनी लीडरशिप की गलतियों से थाल में सजाकर उनको विक्ट्री दी थी। तो जनता वेट कर रही थी, लेकिन इस जीत में मुस्लिम वोटर्स का एकजुट होकर, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? शशि थरूर होंगे या केसी वेणुगोपालन या कोई तीसरा? देखिए, ये एक बड़ा फैक्टर है और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के लीडरशिप के बीच में इसको लेकर बहुत मंथन हो रहा है।
लेकिन अभी तक की स्थितियों में ऐसा लगता है कि किसी वेणुगोपाल के पक्ष में ही फैसला होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस की पूरी राजनीति की धुरी उनकी सलाह पे ही चल रही है। जी बहुत शुक्रिया दीक्षित जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। बहनों भाइयों, इस डिबेट के दूसरे चरण का आगाज करते हैं और हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। वाजपेयी जी, आप गुजरात से लेकर बंगाल तक, अरब की खाड़ी से लेकर अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जीत सकते हैं, लेकिन साउथ में आपकी एंट्री आसान नहीं। बंगाल बीजेपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस, केरल बीजेपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस, क्यों वहां क्यों नहीं जीत पाते हैं आप? देखिए मुझे लगता है साउथ का दरवाज़ा हम पहले खोल चुके हैं। कर्नाटक में वहाँ हमारी सरकार रही है और आने वाले समय में हम वहाँ की जनता को भी भरोसा दिलाएंगे कि केंद्र की नीतियाँ, केंद्र की योजनाएं आप तक तभी पहुँचेंगी जब वहाँ भी हमारी सरकार हो। और मुझे लगता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन सब चीज़ों पर समीक्षा करेगा और कहाँ कमियाँ रह गई उसको देखकर आगे की तैयारी करेगा। पर मैं मानता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे विपक्ष के लोग ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने उतार पर है, लेकिन 2025 का चुनाव और 2026 के शुरुआत के चुनाव ने ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर अभी भी देश को भरोसा है और लगातार उत्तरोत्तर हम प्रदेश दर प्रदेश सरकार बनाते जा रहे हैं। और मुझे लगता है भाजपा का ये सपना भी पूरा हुआ कि साउथ में भी जगह जगह कमल खिलेगा। जो मेहनत कम रह गई होगी आगे करेंगे, जनता में अपना विश्वास पैदा करेंगे और जनता का आशीर्वाद मतदान के रूप में लेने का कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 में झटका लगने के बाद आपने 2025 के जितने भी असेंबली इलेक्शंस हुए, चाहे हरियाणा के हो, चाहे महाराष्ट्र के हों, भारतीय जनता बिहार के हो, उसके बाद अभूतपूर्व जनादेश आपकी पार्टी को मिला। अब आपके सामने 2027 के प्रारंभिक महीनों में, जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे सूबे हैं जहां से आपकी पूरी ताकत निकलती है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंह बाए फिर खड़ी है, आप कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। नहीं ब्रजेश जी, ये बात तो आप सत्य कहते हैं, पर बहुत सारे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी को आज बहुत बड़ा झटका लगा होगा। उन्होंने कहा दीदी है, दीदी थी, दीदी रहेगी, और मुझे लगता है कि दीदी जहां है भैया भी वहीं दीदी के साथ रहेंगे। 2027 के चुनाव में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 300 से 400 के बीच का सफर तय करेगी। जनता का विश्वास और आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है। हमारे पास वो चमत्कारिक नेतृत्व है, जो कहता है वो करता है, और इस बात पर बंगाल की जनता ने मोहर लगाई है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी जो भी विपक्ष का नेतृत्व है, आज उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो बंगाल के सहारे उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते थे वो आज घर बैठे हैं। देखिए, इत्तेफाक के जितने भी क्षेत्रीय छत्रप रहे हैं या रीजनल पार्टीज, वो आपकी चुनौती के सामने या तो हार गए या तो उन्होंने हथियार डाल दिए। अंतिम जो दो ताकतवर लीडर आपके सामने खड़े थे, स्टालिन और ममता बनर्जी, वो दोनों चुनाव इस बार हार गए। देखिए, मुझे लगता है कि अहम और बहम दो बहुत बड़ी खराबियां हैं लोकतंत्र में, क्योंकि जब जनता जनार्दन है तो ना अहम होना चाहिए और ना बहम होना चाहिए। बिना जनता के बीच जाए, बिना उनकी बातें सुने, बिना उनके लिए काम करे। ये सरकारें तमाम सारी योजनाएं केंद्र की थी जो नहीं पहुंचने दे रही थी। और बंगाल तो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र था, वहां जिस तरह से बदलाव हो रहा था, तुष्टीकरण हो रहा था, माफियावाद था, कट मनी थी, लोगों को सामान्य जीवन जीने से रोका जा रहा था, और तो और देश के गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकाया जा रहा था। मुझे लगता है जनता ने उसका सटीक जवाब दिया। और आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो लोग धमकी देते, जो लोग तुष्टीकरण करते, जो लोग अपराधियों के सहारे, मुझे लगता है जनता उनको फिर उनका स्थान दिखाएगी। इस बार सारे रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में ध्वस्त होने जा रहे हैं। हमने 300 प्लस का आंकड़ा पाया था, अब हम 300 से 400 की तरफ बढ़ेंगे। जनता जब समझ चुकी है कि वही सरकार है जो बातें पूरे करती है और जिसका नेतृत्व हर परिस्थिति में जनता के सामने आता है, नीचे तक जाता है। मुझे लगता है कि आगामी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी आप कमल खिलता हुआ देखेंगे। आपने अभी बस 20 सेकंड पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में 400 का लक्ष्य है आपका। आपको पता है यहाँ सीट सिर्फ 403 है। नहीं, मैंने ये ब्रजेश जी, मैंने कहा कि 300 से 400 की तरफ बढ़ते, बीच में कहां रुकेंगे ये जनता तय करेगी। मतलब उत्तर प्रदेश में 400 पार।
वाजपेयी जी 400 पार तो नहीं, मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता और गणित का इतना कमजोर भी नहीं हूं। ब्रजेश जी थोड़ा पढ़ा लिखा, 300 सीटें से ऊपर हम आ चुके, तब भी लोग विश्वास नहीं करते थे। और अब मैं ये मानता हूं कि जो माहौल लोगों ने बना रखा था देश में 2024 के बाद, उसका पटाक्षेप बंगाल ने कर दिया है। और जो विरोधी दल उत्तर प्रदेश में सत्ता का सपना देख रहे थे, वो दीदी के साथ ही भैया बैठे नजर आएंगे। जनता कहां पहुंचाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत और जनता का विश्वास हमें प्रदान करेगा। राम प्रकाश पांडे जी, क्या ये इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्योंकि जिस माहौल में लेफ्ट पार्टी से आपने सत्ता छीनी थी, लोगों का ये आरोप है कि वही अहंकार, वही अत्याचार आपकी पार्टी ने किया, उसका खामियाजा आपने भुगता। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं पांडे जी? ओके, मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा रही है। अंशु अवस्थी, अब कांग्रेस के सामने अगला राज्य है जहां चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। मणिपुर में तो अभी मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन मेजर चैलेंज यही आने वाला है। आपकी कोई तैयारी नहीं दिख रही। क्या इस घटना से सबक लिया आपने जो असम में आपके साथ हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ? देखिए ब्रजेश जी, जो असम के चुनाव परिणाम हैं वो निश्चित तौर से हमारे लिए निराशाजनक है। बंगाल में हमारा संगठन, हमारे नेतृत्व ने तय किया था कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, हम सभी सीटों पर लड़े। और बंगाल में जो पिछली बार के चुनाव परिणाम थे, हमारी 0 सीट थी, इस बार हम 2 सीट जीते हैं। हर विधानसभा में हमारा संगठन इसी बहाने मजबूत हो रहा। और उत्तर प्रदेश को लेकर जो बात है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। और आप देखिएगा कि 2029 का जो रिजल्ट होगा, 2027 का जो चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में होगा, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है वो जीत दर्ज करेगा, क्योंकि लोगों में यहाँ पर नाराज़गी है। ये ज़रूर है कि हमारा एक संतुलित सीट शेयरिंग, एक हमारी रणनीति, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी। बंगाल को लेकर निराशा है, लेकिन असम को लेकर खास तौर से केरल में राहुल गांधी, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछ लूं, आप एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी हो गए हैं अपने साथियों के लिए। ये उनका व्यू है, जिसके साथ जाते हैं। अब मैं क्या तो बोलूं, नहीं आप देखिए, जवाब दे दो आप। जो कांग्रेस को साथ में नहीं लेता है उसका ये हश्र होता है। भैया लिया तो था आपको तमिलनाडु में साथ में, नहीं क्या हुआ हाल? देखिए तमिलनाडु में एक पश्चिम बंगाल पर होना रो रहे हो, बाकी जगह, एक जगह तो खुद सामने लड़े थे असम में, वहां कौन आपका विरोध कर रहा था? केरल में देखिए गठबंधन हमारा बम्पर जीत दर्ज करा। भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर दहाई में भी नहीं पहुंच पा रही, तमिलनाडु में दहाई में नहीं पहुंच पाई। ये जरूर है, चुनाव हमारे एंटी इनकम्बेंसी थी तमिलनाडु में, इसी वजह से चुनाव हमारा लूज हुआ। और हम चूंकि साथ निभाते हैं तो हम साथ में थे। अरे लेकिन अपने ब्रदर को चुनाव लड़ाने तो राहुल गांधी स्टालिन को इतनी बार गए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी थी। राहुल गांधी जी ने जहां जहां प्रचार किया वहां पर हम मजबूती से खड़े हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी। असम में जो चुनाव परिणाम है वो हमारे लिए निराशाजनक है। जो ये परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपकी स्टेक यानी हिस्सा अब कम हो गया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी आपको ज्यादा भाव देगी। देखिए अलायंस को लेकर बाकी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार, वो आपका देखिए अलायंस को लेकर लीडरशिप डिसीजन लेगी। उत्तर प्रदेश के मुद्दे अलग हैं, साउथ के मुद्दे अलग थे, पश्चिम बंगाल का जो इशू है वो थैंक यू अवस्थी जी, हम आपके साथ वापस आगे निश्चित तौर से कनेक्ट होंगे। राम प्रकाश पांडे जी हमें कनेक्ट हो चुके हैं। पांडे जी, जैसे आपने लेफ्ट से सत्ता छीनी थी, उसी स्टाइल में बीजेपी ने आपसे छीन ली। आप पर भी आरोप हैं अहंकार के, अत्याचार के, जुल्म और ज्यादती के। जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। पांडे जी, चलिए ब्रिजेश जी, मैं मान लेता हूँ किंतु बहुत अच्छा बंगाल था, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, किंतु बंगाल को एक जनता के लिए और हमारे तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा सुनहरा होता बोला है कि जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं वो धरातल पर ये कितना उतार पाते हैं उसका होगा। नहीं, जब धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तो 27 में उत्तर प्रदेश इनको जवाब देगा कि जिस तरह से इन्होंने हर चीजों को लेके, हर केंद्रीय चीजों को लेके पश्चिम बंगाल को और ममता विजय को बदनाम करने की कोशिश करी है, इनका नकाब सुनेगा। अपनी लड़ाई खुद हार गए, अब कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश वाले हमारा बदला ले लें। अरे जो खुद अपनी लड़ाई हार गया हो सर, अब वो कह रहा दीक्षित जी हमारे हिस्से की मारपीट आप कर लो। क्या पड़ी दीक्षित जी? उत्तर प्रदेश क्या है? अखिलेश जी जब हमारे लिए बोलते तो
ब्रिजेश जी मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश में मेरा भी घर है, मैं जाता रहता हूँ आता रहता हूँ, और मैं जो वो व्यवहार देखा हूं ना लोगों में, इन्होंने जो भ्रम फैला रखा है कि ममता बनर्जी होने से कोई आतंकवादी है, वो कोई दोषी है, इस तरह से मेरे से भी व्यवहार करते हैं, क्योंकि मैं उस दल का हूं। पांडे जी आप बंगाल तो में ये थे, भ्रम वहां को नहीं जिता तोड़ेगा। पाए अपनी पार्टी को, तो बात यहाँ तो तो आप एक ही कभी है, कभार आते हो, साल में 2-4 अगर बार यहाँ की यूपी, यहाँ क्या जिता पाओगे? एक्टिविटी चेंज नहीं कर पाए। जी शुक्रिया पांडे जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ मैं जी, ये यहाँ का जो परसेप्शन दिखा के उत्तर प्रदेश में दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में दिखाते हैं कि ममता बनर्जी एक ऐसी है जो मुसलमान छोड़ के नहीं देखती। तो अब यहाँ की इनकी बात अगर क्या परिवर्तन लाते अरे हैं? मुसलमान मुसलमान बोले हैं, मुसलमान, और कितना धर्म जहां का ज्यादा होता है, मुसलमान कितना थे वहां देखेगी भी ना। हार गए हो। अब कब आंखें खुलेंगी आपकी? मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया बंगाल में। अरे ब्रिजेश जी, इनके पास और तो कोई मुद्दा था? आप ये बताइए ना, इनके पास और मुद्दा क्या रहता है? हिंदू मुसलमान ही तो तुष्टीकरण का राजनीति करती है ममता, यही ना बोलते हैं सर जिसके ठेले पे जो माल होगा वही बेचेगा ना, आपके ठेले पे जो था आपने बेचा। अब महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में कितना दे देते हैं, बंगाल में कितना देते हैं, वो देखेगा जब आज हम उत्तर प्रदेश की नहीं सर, बंगाल में आपकी हार पर बात कर रहे हैं। करके देंगे ना। अनुराग वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से कनेक्ट हैं, बहुत ही जाने माने हमने भी तो पॉलिटिकल बंगाल मामलों की के हमारी एक्सपर्ट हैं। बात थैंक यू को पांडे जी, लिया। शुक्रिया आपका। अब आपको चाहिए ये कि अब आप लोग 6 महीने बीजेपी को काम करने दें, उसके बाद फिर उनकी कमियों को उजागर करके एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो हो सकता है कि भद्र लोग बंगाली कम्युनिटी आपको वापस प्यार दे, वरना जैसे लेफ्ट वालों को बाहर किया, अब मुझे लगता है कुछ और विकल्प भी लोग सोच रहे होंगे। वर्मा जी आप मुझे सर बताइए कि ये जो बीजेपी को जीत हासिल हुई है 5 राज्यों में से 3 में, कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त उनको अब आने वाले चुनाव के लिए, क्योंकि अब ये तो हो गया, अगला मुकाबला तो सर हमारे उत्तर प्रदेश में है। एक दिन तो सुना नहीं इससे। पांडे जी अब जरा वर्मा जी को बोलने दो। देखिए जी सर बोले आप। यहाँ पे जो मुझे लगता है कि अब जो सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई जो अभी आने वाली है वो उत्तर प्रदेश की ही आने वाली है। और जिस तरह से अभी मतलब कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल, देखिए जो क्षेत्रीय दल की राजनीति जो होती है बड़ी लिमिटेड होती है और बड़ी संकुचित होती है। ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारी क्षेत्रीय दल की राजनीति ने पिछले कुछ दिनों से पूरा राष्ट्रीय राजनीति को कैप्चर किया, तो वो अलग की बात है। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी का जो रेलेवेंस है वो भारतीय लोकतंत्र में कभी कम नहीं हो सकता। इसलिए हम मतलब पर्सनली मुझे कांग्रेस के लॉस पे बड़ी खुशी नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि हम कर क्या रहे, हम एक तरह से इतनी बड़ी जो बहुत बड़ा एक सक्षम विपक्ष दे सकता था देश को, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि जिस दिन जिस दिन सेकेंड फेज़ की वोटिंग हुई है, उस दिन राहुल गांधी जी अपना आत्मचिंतन पार्टी को संभालना देखने की जगह वो अंडमान में बैठे थे। उसके बाद उनकी जो वीडियोज़ आ रही हैं वो मस्कट से आ रही हैं। तो एक तरह से कांग्रेस ने पूरा खुला मैदान विपक्षी दलों को दे दिया है, अपने विरोधियों को दे दिया है। उसका सबसे बड़ा लाभ किसने उठाया? उसका सबसे बड़ा लाभ आपके बीजेपी ने उठाया, उसका लाभ तमिलनाडु में आपके विजय ने उठाया। आपने अपनी जो अपना वोट बैंक जो सालों से आपके पास था, आपने बिल्ड किया था, वो आपने सबको दे दिया। आप आज भी जो राजनीति का आज अगर आप इस पर गहराई से देखें तो राहुल गांधी जी स्टेट का जो चुनाव में कैंपेन करने जाते हैं वो अगले लोकसभा चुनाव के लिए करने जाते हैं। उनको उस विधानसभा चुनाव से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो आपने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री पद पाने के लिए राजनीति में हूं या मैंने जन्म लिया है, बाकी ये छोटे चुनाव से मुझे कोई मतलब नहीं है। या तो आप ये समझ के बैठे हो और यही लोगों को समझाना चाहते हो। इस चक्कर में हो क्या रहा है, पार्टी कमजोर होती जा रही है, विपक्ष खत्म की तरह होता जा रहा है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है। आप इसको किस प्रकार से देखते हो कि ये जो रीजनल स्टालवर्ड्स हैं एक एक करके उनकी राजनीति खत्म हो रही है, या वो चुनाव हार रहे हैं, या उनकी राजनीति कमजोर हो रही? मैं यहाँ जिक्र 2 बड़ी ताकतों का करना चाहता हूँ, स्टालिन, ममता बनर्जी। वामपंथ का तो खैर आज मैं मान रहा हूँ सत्ता से आधिकारिक खात्मा।
देखिए, वामपंथ को तो उनकी पूरी विचारधारा को और उनकी राजनीति को बहुत दिनों पहले नकार दिया गया था। आज वो लास्ट नेल इन द कॉफिन जो कहा जाता है अंग्रेजी में, वो आज हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखिए, अगर क्षेत्रीय छत्रपों की बात करी जाए, मतलब मोरलेस नॉर्थ एक बहुत बड़ा लोकसभा में एक बहुत बड़ा वो रखता है, उसमें ममता बनर्जी विपक्ष की एक बहुत बड़ी मुखर वॉइस थी। जिस तरह से अच्छा, और विपक्ष को एक बहुत बड़ी ताकत भी मिलती थी, जिस तरह से पिछले दिनों लोकसभा में वोटिंग के टाइम पे वो एक बड़े इंपॉर्टेंट वॉइस थी। जिस तरह से इनकी राजनीति का, मैं तो कहूंगा जिस तरह से ये 100 के अंदर सिमट गए हैं, इसको मैं टीएमसी की राजनीति का अंत मान रहा हूं। उसका कारण मैं दूसरी वजह से कह रहा हूं कि जो वेस्ट बंगाल की राजनीति है, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल वो खूब सर पे बिठा के रखती है, लेकिन जब बाहर करती है तो वो एकदम ही बाहर कर देती है। उसका, उस पार्टी का कोई नाम लेने वाला बाद में बचता नहीं है। तो ममता बनर्जी उनके अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, और उनके जो अभिषेक जी हैं, उनके भतीजे भांजे, वो कॉर्पोरेट स्टाइल में राजनीति कर रहे हैं। एकदम जो उनकी राजनीति है ममता बनर्जी की राजनीति से एकदम विपरीत है। तो उसको भी शायद वेस्ट बंगाल की जनता ने नकार दिया है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे जो एक स्टारडम वाली राजनीति हमेशा से वहां पे हावी रही है, विजय को उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। और दूसरा जो एडवांटेज ये मिला कि अगर डीएमके आए या अन्ना डीएमके आए, जो उनकी कोर वैल्यूज हैं उनमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है, चेहरों का फर्क है। उसी तरह का भ्रष्टाचार है, उसी तरह की जो अनियमितताएं हैं, उसी तरह की जो है। अब आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में जो एक डीएमके को छोड़कर विजय की पार्टी को सपोर्ट करेगी? क्योंकि विजय बहुमत तो नहीं पाए हैं, बहुमत के बिल्कुल नजदीक हैं। कांग्रेस के पास भी वहां 4-5 एमएलए हैं। राहुल गांधी ने विजय से बात भी की, तो क्या वहां सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? मुझे एक उदाहरण याद है, उसी से आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और 2012 में पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई थी, उसके पास थे, तो कांग्रेस ने उनको सपोर्ट करके सरकार बनाई थी। तो मुझे उस उदाहरण को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि विजय जो है उनके लिए अनटचेबल होने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित को आमंत्रित करता हूं। दीक्षित जी, आज के इस मैंडेट के बाद दक्षिण की राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ है, और क्या आपको लगता है कि डीएमके का साथ छोड़कर राहुल गांधी विजय को सपोर्ट कर सकते हैं? ये देखिए, एक बड़ी बात है कांग्रेस के बारे में, तो मैं मानता हूं कि वो इस रास्ते पे है, चाहे कितना भी वो नकारे इस बात को। स्वयं नष्ट परान नाशयति, अपने तो अंत की ओर है ही है देश की राजनीति में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जिसके साथ वो जुड़ते हैं, जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उसका पूर्ण सत्यानाश करने की स्थिति में पहुंचा देते हैं। और आप देखिए कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने है। तमिलनाडु में वो डीएमके के लिए रैली निकालते हैं, वहां जाके राहुल गांधी उनके लिए सभाएं करते हैं, और जैसे ही पासा पलटते दिखाई देता है, वो तत्काल संपर्क करते हैं विजय जी से कि आपकी सरकार बनवा देंगे। फोन पे बात भी हो गई। कोएलिशन राजनीति का धर्म निभाने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको देश की राजनीति में। अभी सवेरे का शाम नहीं हुआ और आपने रंग बदल लिया। तो ये देखिए, ये वक्त की बात है, अपॉर्चुनिटी की बात है कि केरल में वो सत्ता में आए। अदरवाइज मैं यहाँ कर्नाटका से देख सकता हूँ कि कर्नाटका में ही उनकी सरकार अब जाने वाली है। पूरे राज्य में जगह जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हो रहा है। 5 फ्रीबीज की जो बात थी वो भी सब लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी आज ही धुन छेड़ दी प्रधानमंत्री ने। वहां पे उनके पास कोई एजेंडा नहीं कांग्रेस के पास। और आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि समाजवादी पार्टी 10 बार सोचेगी कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के इलेक्शन के लिए मैं चाहता हूं कि अंशु जी को मौका मिले और अंशु अपनी बात कहें। अंशु, क्या डीएमके के साथ आपका अलायंस टूट गया? जो आपने उनके दुश्मन विजय को तुरंत फोन करके राहुल गांधी ने शुभकामना की, क्या कांग्रेस पार्टी विजय की पार्टी को सपोर्ट करेगी तमिलनाडु में? ऐसा है? देखिए, इंदुकांत दीक्षित जी अपनी बात रख रहे हैं, जो भी एक तरफा है। पहली बात तो ये कि कर्नाटक में हमारी सरकार है, तो आप भविष्यवक्ता हैं कि सरकार जाने वाली है।
आपको ये बात कैसे पता है? इनपुट आपको क्या कहाँ से मिल रहा है इस तरह का? दूसरा ये कि अगर एक सरप्राइज़ विक्ट्री विजय ने हासिल की है और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, देश में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है उसके वो नेता हैं, तो अगर वो बधाई दे रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कल ये सपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल ये डिसीजन पार्टी करेगी और निश्चित तौर से तमिलनाडु को लेकर एक जिस तरीके का मैंडेट विजय को मिला है तो मुझे लगता है सब उनको बधाई दे रहे होंगे। तो राहुल गांधी जी ने तो वही काम किया है। दूसरा, अनुराग वर्मा जी कह रहे थे कि वो सीरियसनेस लोग लेकर, राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया। हाँ, ये काम जो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं नीचे तक सभी को करना होगा। बंगाल में हमारी जो स्थितियां थीं तो उस हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे थे, हमें गेन भी है और आप अगले चुनाव में देखिएगा बिल्कुल सही परिणाम निराशाजनक है, लेकिन जो इंदुकान दीक्षित जी कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज के राजनीतिक विमर्श पर आप सबने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहन भाइयों, आप सबको बहुत शुक्रिया इस जनादेश को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो बताएंगे कि बंगाल आखिरकार बीजेपी ने फतह कैसे किया और तमिलनाडु में ये खामोश क्रांति कैसे आई, केरल में आंधी कैसे चली, असम में ऐसा क्या हुआ कि लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार। तो सभी पहलुओं को उजागर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।